वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 160। जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इसको प्लीज आप इसको ध्यान में रखना। तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। 154 क्या कह रहा है? ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन असेंबली अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। जो प्लेस की बात कर रहे हैं 154 कंसंट्रेट कर रहा है एक ऐसी प्लेस जहां पर अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है। अगर उस प्लेस के मालिक को पता है, जहां उसके ऑक्यूपायर को पता है, जिसकी वो पोजीशन में है, जो जब वो ऑक्यूपायर है उसको पता है कि ये जो असेंबली हो रही है ये इसकी वजह से जो राइट हो सकते हैं सोसाइटी में, दंगे फैल सकते हैं। लेकिन इंस्पाइट ऑफ डैट जो वो पर्सन है, वो जो मालिक है, ही या उसका एजेंट या कोई मैनेजर जिसको नॉलेज है कि वो असेंबली क्यों हो रही है, बट इंस्पाइट ऑफ डैट वो नोटिस नहीं दे रहा पब्लिक को, अथॉरिटी को, पुलिस स्टेशन, वो उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को वो सूचित नहीं करता, तो लॉ कहता है कि ये आपने 154 सेक्शन में ऑफेंस कमिट कर दिया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यहां पर वो लिखा है व्हेनेवर एनी अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस। जहां तो आपने अनलॉफुल असेंबली वहां पर हेल्ड हुई है, जहां पर राइट वहां पर उस जगह पर हुए हैं आपकी प्लेस पर, तो बीइंग एज ए ऑनर, बीइंग एज ए ऑक्यूपायर, आपको पता था कि यहाँ पर दंगे हो सकते हैं मेरी इस जगह पर, लेकिन आपने वो बात छुपा के रखी, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर फिक्स है जो अप टू 1000 रुपीज तक हो सकती है। तो सिर्फ फाइन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फाइन वो यूज किया गया है क्योंकि आपने वो नहीं बताया। तो अनलॉफुल असेंबली जहाँ पर हेल्ड हुई थी, यहाँ पर राइट हुए हैं, तो आपकी वो पनिशमेंट है। अब वो आपने क्यों नहीं बताया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आपको जो ड्यूटी थी वो आपने बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने सूचित नहीं किया पुलिस स्टेशन को, पुलिस अथॉरिटी को नहीं इन्फॉर्म किया, तो इसलिए आपकी वो जो सजा है वो 1000 तक आपकी तय की गई है। 155 में लायबिलिटी की बात की गई है और 155 और 156 जो सिमिलर सेक्शंस हैं, लेकिन फर्क क्या है कि 155 में एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है और 156 3 पर्सन को इंक्लूड किया गया है। एजेंट, कोई भी पर्सन, एजेंट जहां मैनेजर, जहां ऑनर जो है, वो 156 में कवर होता है। तो 154 लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द राइट इज कमिटेड। जिसके बेनिफिट के लिए, या जिसको पता है कि अगर ये राइट कमिट हुए तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, वो अलाउ कर रहा है। तो इस एक्ट के कारण कि आपको बेनिफिट हो रहा है, आप कोई भी पर्सन हो सकते हो, एनी पर्सन, चाहे उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। जो 155 जो सेक्शन है इट कवर्स 156 ऑल्सो, बट यहां पर फिर भी उन्होंने अलग सेक्शन जो है वो बना के रखा है, एक अलग से लायबिलिटी फिक्स कर दी है एजेंट और ऑनर के रिगार्डिंग। तो 155(6) हेडिंग इज क्लियर कि कोई भी पर्सन व्हेनेवर राइट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, जो ऑनर भी हो सकता है, ऑक्यूपायर भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, रिस्पेक्टिव विच सच राइट टेक प्लेस और हु क्लेम्स इंटरेस्ट इन सच लैंड, जिसकी वजह से वो राइट कमिट हुए हैं। आपको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, आपने वो दंगे जानबूझ के करवाए हैं, आपने अलाउ किया कि यहां पर दंगे हो जाए क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा था वो। तो लॉ कहता है कि आपकी जो पनिशमेंट है वो तय की गई है। तो इसके रिगार्डिंग 154 में आपकी लायबिलिटी फिक्स की है। मैनेजर सेक्शन, यहाँ पर भी सिर्फ फाइन की बात की गई है। तो फाइन जो है वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो फाइन आपको डाल सकता है, आपको पनिश कर सकता है फाइन के रिगार्डिंग। देन सेक्शन 156 के रिगार्डिंग वहाँ पर सिर्फ हेडिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एजेंट की है, ऑनर की है, जिसके बिहाफ पे वो राइट कमिट हुए हैं। इसलिए वो 155 और 156 थोड़ा सा सिनोनिमस वर्ड्स यूज किए गए इसमें। कहीं ना कहीं आपको सिनोनिमस लगेगा कि हाँ ये तो दोनों सेक्शन सिमिलर्स हैं, और अगर आप पढ़ोगे भी तो पढ़ने के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन भी सेम ही होगी। लेकिन फिर भी अगर आप हेडिंग की बात करें तो वो हेडिंग के अकॉर्डिंग आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 155 में एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है जिसको बेनिफिट हो रहा है। कोई भी पर्सन होता है, वो ही मे बी ऑनर, ही मे बी स्ट्रेंजर, उसका इंटरेस्ट अदरवाइज भी होता है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन जिसको भी बेनिफिट होगा वो 155 में लायबल होगा। लेकिन 156 में वो सिर्फ जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो एजेंट को कर रहे हैं, ऑनर को कर रहे हैं, जो ऑक्यूपाइड को कर रहे हैं। तो अगर आपकी वजह से और राइटिंग कमिट होती है, जो ऑफेंस का राइट का कमिट होता है,
और उसका बेनिफिट सीधे से सीधा डायरेक्टली वो बेनिफिट आपको मिल रहा है क्योंकि आपको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. बीइंग एज ए ओनर, बीइंग एज ए एजेंट, बीइंग एज ए मैनेजर, यू हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी एंड यू अलाउ कि वहां पर ऑफेंस कमिट हो जाए. तो लॉ कहता है कि आपकी जो पनिशमेंट वो प्रिस्क्राइब की गई है. तो यहाँ पर भी आपको फाइन की सजा सुनाई गई है, राइट. इट इज अ नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंसेस, इट इज नॉट अ कॉग्निजेंट, इट इज अ नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंसेस. तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना कि जो 155 सेक्शन है या 154 सेक्शन है या 156 सेक्शन है, ये सारे नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंसेस हैं. इट्स नॉट अ सीरियस, ये इतनी सीरियस नहीं है, इसलिए इनको नॉन कॉग्निजेंट रखा गया. नॉन कॉग्निजेंट तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी एफआईआर तो होगी नहीं, आप कंप्लेंट फाइल कर दो क्योंकि सीरियस ऑफेंस नहीं है. सीरियस ऑफेंस में एफआईआर होगी, नॉन सीरियस में जो नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस है उसमें एफआईआर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होती. वहां पर डीडीआर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, डेली डायरी रिपोर्ट. उसके बाद पे आप कंप्लेंट फाइल कर दो, पुलिस तो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती. जहाँ पुलिस विद रिक्वेस्ट कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन कर लेगी नॉन कॉग्निजेंट में, अदरवाइज तो नहीं कर सकती. विद रिक्वेस्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर लेगी, अदरवाइज वो खुद तो नहीं कर सकते वो अंडरली. तो ये इंपॉर्टेंट है. देन योर सेक्शन 150 इट इज 157, वहां पे बोलेगा हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली. अनलॉफुल असेंबली के लिए अगर पर्सन आप हायर कर रहे हो, किराए पे बंदे रख रहे हो, आप उसको पे कर रहे हो, आपने उसको छुपा कर रखा है हार्बरिंग पर्सन, ताकि किसी को इस एक्टिविटी का पता ना लगे और अनलॉफुल असेंबली जिस मकसद से बनाई गई है वो मकसद पूरा हो सके. तो आप अगर आप उसको हार्बर कर रहे हो, अगर आप उस पर्सन की आइडेंटिटी छुपा के रख रहे हो, अगर आप उसको हार्बरिंग कर रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो 157 के अंदर. तो यहाँ पर 6 मंथ की आपको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है. तो यहाँ पे वर्ड इज वेरी क्लियर. अगर whoever harbors, receive, assembles in any house, premises in his occupation or charge or under the control any person knowingly, किसी भी पर्सन को अगर आप शेल्टर दे रहे हो, आप असेंबल कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, knowingly that such person have been hired, कि उसको हायर किया गया या एंगेज किया गया, उसको हमने एम्प्लॉय पे रखा हुआ है, किसके लिए, और वो पर्सन कौन है, वो पर्सन वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का. आपको इतनी नॉलेज है, आपकी इसी नॉलेज से आपको पनिशमेंट 6 मंथ की हो सकती है. वहां पे बोर्ड लिखा है विच मेक्स एंड 6 मंथ विद फाइन और विद बोथ, और विद फाइन और विद बोथ हो सकता है. देन सेक्शन 158 यहाँ पे बोल लिया बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट. अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए या राइट कमिट करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो पैसे देके, तो आपकी पनिशमेंट फॉर द सेम है, इट इज 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ. लेकिन अगर वो आप आर्म लेके जा रहे हो, हथियार लेके जा रहे हो, वेपन लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी पनिशमेंट 2 ईयर तक हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ. तो बिना वेपन के और वेपन के साथ इसकी दोनों की पनिशमेंट अलग अलग दी गई है. देन वी सेक्शन 159 इट इज एफ्रे. एफ्रे इज समथिंग, हम लोग यहाँ पे वर्ड लिखा है व्हेन 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस. तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमें फाइटिंग चाहिए बिटवीन 2 पर्सन. सेकंड थिंग इट मस्ट बी इन ए पब्लिक प्लेस, जो फाइटिंग वो पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए. थर्ड थिंग इज दैट फाइट जो है मस्ट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस. ये 3 इंग्रेडिएंट्स है. फाइट जो है वो 2 पर्सन के या 2 पर्सन ज्यादा के अंदर हो. सेकंड थिंग इट मस्ट बी जो है वो पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए. थर्ड जो वो पब्लिक पीस जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही हो. तो 3 इंग्रेडिएंट अगर पूरे होते हो आप 159 में ऑफेंस कमिट कर रहे हो एफ्रे का. तो 2 इंपॉर्टेंट बात इसके फॉर जो इंपॉर्टेंट बात है जो एफ्रे के रिगार्डिंग, जो एफ्रे जो वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच का वर्ड था एफ्रेयर, विच मीन्स टू टेरिफाई, डर पैदा करना पब्लिक में. अगर पब्लिक में दंगे होंगे, आई मीन दंगे, सॉरी मैं दंगे वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर पब्लिक में फाइट होगी तो डेफिनेटली ओपन फाइट में दूसरों को तो टेरिफाई हो गई होगा, डर तो हो गई होगा. शरेआम किसी को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली दूसरे पर्सन के मन में डर तो आएगा. तो टेरिफाई करना, इट्स मीन्स टू टेरिफाई. तो ये अपने आप में ऑफेंस है. तो इट इज अ पब्लिक ऑफेंस, क्योंकि पब्लिक प्लेस में तो इट्स अ पब्लिक ऑफेंस. फाइट जो है वो फाइटिंग इन ए प्राइवेट एरिया अगर आप हो रही है, अगर फाइटिंग प्राइवेट एरिया में हो रही है तो वो असॉल्ट हो सकता है या फिर कोई और ऑफेंस हो सकता है, लेकिन वो एफ्रे नहीं होगा क्योंकि एफ्रे के लिए पब्लिक प्लेस चाहिए. प्राइवेट प्लेस में एफ्रे कभी भी वो जो है वो अटैक नहीं होता. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट मींस दैट एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ब्लॉज, और हम लोग ये कहते हैं मारपीट होना अपने आप में. जब आप एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ ब्लॉज करते हो, मारते हो, पीटते हो एक्चुअल में,
तब एफरे होता है जहां हम लोग ये कहना ये दूसरे को दूर रह के धमकी देना, मैं ये कर दूंगा जी, मैं वो कर दूंगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको 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 पीटूंगा। तो लॉ कहता है ये एफरे हो ही नहीं, आप दूर खड़े, आप इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में फाइट होती है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ ब्लोज होते हैं, मारपीट होती है, तो वो फिर सेक्शन 158 अटैक्ट होगा, जिसको हम लोग एफरे बोलते हैं। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना, एफरे मीन्स द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ब्लोज और एक्चुअल मारपीट, पंजाबी में हिंदी में जैसे आप मर्जी करो, इट इज द एक्चुअल मारपीट करना। दिस इज एफरे। एफरे की जो पनिशमेंट है 160 सेक्शन में दी गई है, इट इज दैट जो भी कोई पर्सन एफरे कमिट करता है उसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है, इट मेक्स एंड टू 1 month और विद फाइन विच मेक्स एंड टू 100 रुपीज और विद बोथ 1 month और विद फाइन अप टू 100 रुपीज और विद बोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 154 to 160 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ऑल दी सेक्शन जो हमने आप किए हैं, कल भी किए, जो सॉरी पिछले लेक्चर में किए अब किए हैं, वो सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप डिस्कस करना, और स्टूडेंट्स के लिए एक अपील है कि प्लीज आप ओपनली आप डिस्कस किया करें मैटर दूसरों के, अगर किसी को डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर करो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।